जुपिटर कर्क राशि में 2 जून 2026 को ट्रांसिट हो चुका है, जिसकी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ सारे असेंडेंट और सारी राशियों की। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही जुपिटर का ट्रांसिट कर्क राशि में हुआ है, जुपिटर जो कि राहु पे दृष्टि दे रहा था, इस वक्त राहु अकेला है और अब राहु 5 महीने के लिए अकेला होगा। मतलब उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी। राहु जो डॉन है, कुंभ राशि को अपनी राशि मानता है, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके साथ साथ शतभिषा नक्षत्र जो राहु का खुद का नक्षत्र है, तो डेफिनेट बात है कि अपने नक्षत्र में वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। उसकी खुद की राशि और खुद का नक्षत्र, तो यहाँ पे राहु जो है वो फुल फॉर्म में अपने काम करेगा। और अब इस वक्त देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी राहु को नहीं है, जो कि नियंत्रण रखेगी राहु। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस खूबसूरत और महापरिवर्तन की, जो कि ट्रांजिट में हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट राहु का। और उसके साथ साथ 30 जून को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सभी राशियों, सभी असेंडेंट पे राहु का ये जो अकेला कुंभ राशि में रहना क्या इफेक्ट करेगा सभी राशि और सभी असेंडेंट के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति के जाते ही हर व्यक्ति को अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो काम कर रहे हैं उस पर अलर्ट रहिए, सावधानी बरतिए, क्योंकि राहु अपने फुल फॉर्म में यहाँ पे शैतानी करेगा। अनियंत्रण छाया ग्रह जो कि डॉन की तरीके से अपनी सारी एनर्जी को फुल फॉर्म में यहाँ पे वो प्रस्तुत करेगा। डेफिनेट बात है कि राहु इस समय स्वतंत्र हो चुका है और अपनी पूरी मर्जी से अपना सारे काम जो है वो करके सबको दिखाएगा। राहु कुंभ राशि में एक्चुअली किस तरीके की एनर्जी देता है, कैसा काम करता है, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं विस्तार पूर्वक कि राहु कुंभ राशि में किस तरीके का काम करता है और किस तरीके की एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। उससे आपको क्लैरिटी थोड़ी और ज़्यादा मिल जाएगी। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि देवों के गुरु हैं और वो राहु को जब देखते हैं तो उसको नियंत्रण करके रखते हैं। एक वो शैतान बच्चा होता है ना, जिस पे अगर उसकी गुरु की दृष्टि हो, टीचर की दृष्टि हो, तो वो थोड़ी शैतानी कम करता है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति तो कर्क राशि में उच्च के होके जा चुके हैं, तो राहु पे उनकी दृष्टि नहीं होने की वजह से राहु का जो इंटेलेक्चुअल फॉर्म है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का फॉर्म है, भ्रम पैदा करने की चीज़ें हैं, वो और ज़्यादा इन्हांस होगी। देवगुरु बृहस्पति जब राहु को देखते हैं तो वो नियंत्रण कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो राहु को दृष्टि देते हैं, राहु को ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे राहु कोई भी अनैतिकता वाले काम नहीं करता है। इनफैक्ट अपने कर्मों को जो है वो सोच समझ के काम करता है कि उसके कर्म खराब ना हो या किसी भी व्यक्ति। लेकिन जब राहु अकेला होता है तो उसे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका क्या नुकसान हो रहा है, उसको जो चीज़ करनी है तो वो तो उसने करनी ही है। राहु जो एक छाया ग्रह है, अनियंत्रण इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, इन सब का प्रतीक है। उसका कोई शरीर नहीं होता, इसलिए राहु के अंदर अस्थिरता हमेशा देखी जाती है। राहु जो है ना, वो उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाता है तब वो भौतिक जीवन, माया, इन सब चीज़ों में ना अंधाधुन जो है उसकी स्पीड बढ़ती है। उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसका पेट कभी भरने वाला नहीं होता है, क्योंकि राहु का सिर्फ सर है। उसको नहीं पता कि उसको कोई रोक करने वाला है, उसे कहीं पे नियंत्रण करना है, उसको हर चीज़ चाहिए और पूरी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे राहु को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जुपिटर की दृष्टि उसको मार्गदर्शन देती है कि जो वो इंटेलिजेंट है, उस इंटेलिजेंस को किस तरीके से कहीं सही जगह यूटिलाइज करना। लेकिन जब जुपिटर नहीं होते हैं तो राहु अपनी मर्जी चलाता है। जुपिटर एक दिशा देते हैं राहु को, एक प्रॉपर तरीके की रास्ता बताते हैं, उसका विजन क्लियर करते हैं। लेकिन जब जुपिटर नहीं होता है तो वो एक शरारती बच्चा जिसके सामने बहुत सारे खिलौने हैं और अब वो शैतानी करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और उसको ये भी समझ नहीं है कि वो शैतानी करने से उसका क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राहु सूर्य और चंद्रमा को दुश्मन मानता है। तो यहाँ पे ना जिनको वो दुश्मन मानता है उनके साथ अपनी दुश्मनी दिखाएगा, और जिन लोगों को अपना दोस्त मानता है जैसे कि मरकरी, वीनस, इनको वो अपना मित्र मानता है, तो इनके साथ वो
मित्रता करेगा। और उसके बाद जुपिटर तो देवगुरु हैं, तो जुपिटर के साथ वो न्यूट्रल रहता है। शनि की खुद की राशि को अपना राशि मानता है, वहाँ भी न्यूट्रल रहता है। मंगल से वो कंट्रोल होता है, लेकिन मंगल की दृष्टि पड़नी चाहिए राहु पे। तो यहाँ पे राहु किसी भी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस में नहीं है, और बिना रिस्ट्रिक्शन के वो पूरी तरीके से फुल फॉर्म में अपना काम करने वाला है। राहु को तो सिर्फ एक देवगुरु बृहस्पति ही रोक सकते हैं, और अब वो यहाँ से जा चुके हैं। तो ये जो 5 महीने हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है हर किसी को। जब देवगुरु बृहस्पति एक साथ होते हैं राहु के, या राहु पे दृष्टि करते हैं, तो गुरु चांडाल योग बनता है। ये भी एक बहुत पावरफुल योग है। यहाँ पे राहु की इंटेलिजेंस और जुपिटर की विवेक जो है, दोनों चीज़ें मैच करती हैं, और राहु आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला व्यक्ति काफ़ी बड़े बड़े इन्वेंशंस करता है, बहुत हाई पॉजिटिव चीज़ें करता है। लेकिन वो जब कोई चीज़ करता है तो वहाँ पे ये नियंत्रण उसका रहता है कि किसी का नुकसान ना हो। लेकिन इस समय राहु हर वो चीज़ करेगा जिस चीज़ में वो निपुण है, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्या नुकसान हो रहा है। ये वो लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जिनका राहु लगन में है, या जिनका राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है, शतभिषा नक्षत्र में है, और अगर वो लगन में है तो वो डबल काम करता है। ऐसे लोगों के मन में एक काइंड ऑफ अ भ्रम हमेशा रहता है। उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई रहती हैं अपने आप से, उनको ऊंचा पद चाहिए, उनको आगे बहुत बड़ा अचीवमेंट करना है, और इसी तरीके की जो मंशा होती है, इच्छा होती है, ये जीवन भर उनके मन में हमेशा एक अभाव रहता है, क्योंकि वो जितना भी आगे बढ़ते जाते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। ये राहु की क्वालिटी होती है। एग्जैक्टली उसी तरीके का टाइम जो है वो अब ये आ रहा है और आने वाला है, स्पेशली 30 जून के बाद जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएगा। वहाँ पे भी राहु कुछ इसी तरीके की एनर्जी हम सबकी लाइफ में लेकर आ रहा है। राहु जो बड़े बड़े देवताओं की, भगवान की, सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है। समुद्र मंथन की कहानी में आपने सुना ही होगा, जब वो अमृत पान करने के लिए देवताओं की श्रेणी में जाके खड़ा हो गया, तो फिर मैं और आप, हम लोग क्या चीज़ हैं। तो राहु से बहुत ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है। उस एनर्जी को हमें अपने आप में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली कुंभ राशि और कुंभ असेंडेंट वालों के लिए, जिनके लगन में राहु आके बैठा हुआ है। क्योंकि राहु यहाँ पे अकेला आ चुका है लगन में, अंधाधुंध काम करेगा। पॉजिटिव भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि वो नेगेटिव होगा, बस आपको थोड़ा सा उसको कंट्रोल करके अपने आप को 10 बार सोच के कोई भी काम करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखने की रिक्वायरमेंट है। अब एक तो राहु देव अकेले हैं, उसके बाद 30 जून को वो आ जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और धनिष्ठा का मतलब ही होता है धन ही जिसका इष्ट है। तो राहु को ये लाइन बहुत ज़्यादा सूट करती है। राहु को बहुत सारा धन चाहिए, राहु को बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होके काम करता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी तो मंगल देव हैं, लेकिन मंगल देव की क्योंकि दृष्टि राहु पे नहीं पड़ रही है, तो जब तक उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी तो राहु तो कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, और राहु यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में फुल फॉर्म में अपना काम करेंगे। मैंने ना धनिष्ठा नक्षत्र की भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र वालों की क्या एनर्जी होती है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो वेल्थ का नक्षत्र है, धन का नक्षत्र है। लेकिन धन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। धन का मतलब ये नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है, भोजन का नक्षत्र है, संपत्ति का नक्षत्र है, समृद्धि का नक्षत्र है, और राहु को यही सब चीजें तो चाहिए हैं। जिस प्रकार ये नक्षत्र धन देता है, संपत्ति देता है, समृद्धि देता है, उसी तरीके से एक और चीज है इस नक्षत्र में, ये बड़ी बड़ी पोजीशंस, बड़े बड़े स्कैम्स। इसी के साथ धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर एक और बहुत हाई एनर्जी होती है कि वो दूसरों के फेम को, दूसरों के पोजीशन को, दूसरों के अचीवमेंट को कब्जा भी कर सकता है, मतलब हाथ से छीन भी सकता है। इसी वजह से ये नक्षत्र राहु से काफी रेजोनेट करता है, क्योंकि राहु का भी तो यही काम है। राहु स्वयं दूसरों के इन्फ्लुएंस और लाइमलाइट को अपनी चीज मानता है, और हर वक्त दूसरों की एनर्जी को सक करना और खींचने में तत्पर रहता है, और डेफिनेट बात है किसी के नियंत्रण में रखता नहीं है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु आएगा तो ये फेम का, अबंडेंस का,
एक अलग तरीके की शक्ति रूप जो है वो राहु को यहाँ पे प्रदान होगी। राहु को डेफिनेट बात है, सबसे ज्यादा क्या चाहिए, यही तो चाहिए। यहाँ पे ना व्यक्ति की नेम, फेम और बहुत सारी चीजें अचीव करने की और एक्स्ट्रा एफर्ट करने की और उसको अचीव करके उस पदवी तक पहुंचने की एक काइंड ऑफ अ क्रेविंग वो स्टार्ट हो जाती है। और ये खाली मेरे कुंडली में नहीं, आपकी कुंडली में नहीं, हम सब की कुंडली में इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, जिन लोगों की दशा या अंतर्दशा चल रही हो राहु की, या जिनका खुद का राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, उनको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और जिनका लगन में राहु चाहे नेटल चार्ट में बैठा हुआ है या फिर ट्रांजिट में लगन में आया हुआ है, उन लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। एक और चीज़ है कि राहु रेट्रो चलता है, तो रेट्रो मतलब कि वक्री, पीछे की तरफ जाता है। तो राहु इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में जब आएगा 30 जून को, तो यहाँ पे फाइनली रहेगा और इसके बाद वो मकर राशि में 2026 5 दिसंबर को चला जाएगा। फाइनली वो फिर कुंभ राशि को छोड़ देगा। तो अभी वो कुंभ राशि की धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी देगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की एनर्जी आगे भी रहेगी, लेकिन वो फिर मकर राशि की रहेगी। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो लोग रियल स्टेट, लॉन्ग टर्म एसेट और टेंजिबल वेल्थ से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को अपनी लाइफ में मिलेगा। इनफैक्ट इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक इन्फ्लुएंस और लाइफ के बड़े बड़े बदलाव में आप देखिएगा, जो आप स्मूथली हैंडल कर रहे थे, आप उसमें देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग तरीके का ब्रेवरी आएगी, आपके अंदर एक अलग तरीके की क्षमता आएगी कि हर व्यक्ति के, इंसान के अंदर एक एनर्जी जो है वो बूस्ट होगी जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा। साथ ही यहाँ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स, बड़े बड़े इन्वेंशंस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होंगे और उनकी भी शक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में जाते ही नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कमर्शियल एजिलिटी और ज़्यादा इन्हांस होगी। मीडिया और एंटरटेनमेंट फील्ड में आप देखिएगा कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे और उनकी लाइफ में एक बहुत भारी पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट जो है वो देखने को मिलेगा। दुनिया में इनोवेशंस, होप, नए अवसर और प्रॉफिट ट्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में भी बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स जो हैं वो इस वक्त देखने को मिलेंगे। पब्लिक अटेंशन, करिश्मा, क्रिएटिविटी, नरिशमेंट, इमोशनल रिदम और धन के आनंद लेने की जो क्षमता है वो हर व्यक्ति की बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे ना व्यक्ति धन कमाने के पीछे तो भागेगा ही, अचीवमेंट के पीछे तो भागेगा ही, लेकिन वो अपने सुख के पीछे भी ज़्यादा भागेगा, उसका आनंद लेने के पीछे भी ज़्यादा भागेगा जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी। आप देखिएगा इस ट्रांजिट में आपको फेम के नए मौके मिलेंगे, वेल्थ अट्रैक्ट करने के भी आपके नए मौके मिलेंगे, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पे ग्रीड, शॉर्टकट, लालच, अनएथिकल गेन्स, इन तरफ भी हर व्यक्ति का झुकाव होगा। इसी को हर व्यक्ति को कंट्रोल करना है, क्योंकि राहु है, उसको एथिक चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए नैतिकता इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। वो तो कहता है कि मैं भ्रम पैदा करूँगा, अब तुम अपने कर्मों को ठीक कर सकते हो तो कर लो। ये राहु का छल है, बस उस छलावे से हर व्यक्ति को बचना है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है उसके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो मटेरियल सक्सेस का एक कॉस्मिक चीट कोड होता है इसके पास। मतलब कि एक खाली कैनवस में भी वो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर को, उसको बदलने की क्षमता रखता है और उसको आगे सेल करने की भी क्षमता रखता है। इसलिए चुनाव सिर्फ आपका होगा। अगर आप नैतिकता से इस एनर्जी को यूज करेंगे तो ये ट्रांजिट लंबी अवधि की सफलता और समृद्धि आपको दे सकता है। लेकिन वहीं अगर राहु के भ्रम में और लालच में आप पड़ जाएंगे, गलत रास्ता चुनेंगे, कार्मिक कंसिक्वेंसेस भी देखने को मिल सकते हैं और फिर आपको बाद में दिक्कत होगी जब राहु ट्रांजिट कर जाएगा मकर राशि में, जो कि कर्मों की राशि है। अब क्रांतिकारी माया जाल बिछाने वाला राहु जब अकेला होगा तो आप सबकी कुंडली में, हर राशि में, हर असेंडेंट में क्या प्रभाव देगा, और ये पूरा टाइम जब तक राहु कुंभ राशि में है तब तक क्या हम लोग की लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे।
बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन असेंडेंट, जेमिनी राशि, जेमिनी असेंडेंट के लिए राहु आपके नवम भाव में स्थित है। नवम भाव जो कि आपके धर्म का, गुरु, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता, भाग्य का, पिता का, मेंटोर, फिलोसफी, जीवन के सिद्धांतों का, मांगलिक कार्य का और लॉन्ग डिस्टेंस का हाउस होता है। इस हाउस में जब तक तो जुपिटर की दृष्टि थी तब तक राहु जो है वो नियंत्रण में थे, संतुलित थे। लेकिन अब जबकि जुपिटर की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हट गई है, तो राहु अब अपने स्वाभाविक जो उनका रूप है उस पे, प्रबल रूप पे यहाँ पे दिखाई देंगे। इस स्थिति में राहु के मन में अक्सर एक ही प्रश्न उठता है कि गुरु कौन है, मुझे किसी की क्या जरूरत है, मैं अब सब कुछ खुद जानता हूँ, क्योंकि अब गुरु का नियंत्रण राहु के ऊपर से चला गया है। और यही सोच इस अवधि की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी आप लोगों के लिए। इस दौरान पिता, गुरु, टीचर्स, मेंटोर और जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उन लोगों के संग मतभेद हो सकते हैं आपके। हो सकता है कि आप अपने ज्ञान की मतलब आपको लगे कि आप ज़्यादा ज्ञानी हैं और आप दूसरों के ज्ञान की सलाह ना दें, उनकी बात ना माने, आप इस तरीके की हरकत कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ थोड़ा सा आपको अपने ऊपर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। मुझे इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सारे काम ठीक से कर सकता हूँ, इस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर आएगी, क्योंकि अब जुपिटर के नियंत्रण जो राहु पे था वो चला गया है। अब यहाँ पे राहु का प्रभाव कुछ इस तरीके से रहेगा कि जुपिटर के संतुलित और सत्य की जो दृष्टि से आप जो है भक्ति भाव कर रहे थे, आप अपने पुराने विजडम को, पराक्रम को, ज्ञान को, आध्यात्मिक सिद्धांतों और जीवन को प्रूफ करने के लिए जो प्रॉपर प्रिंसिपल्स जो अपना रहे थे, अब इस वक्त आप उसको रिजेक्ट करेंगे। आपको ये भी लग सकता है कि ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी, ट्रेडिशनल फिलोसफी, ये सब पुराने जीवन के सिद्धांत हैं, ये सब एक घिसी पिटी बातें हैं, इनमें क्या मान्यता है, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि राहु इसी तरीके के भ्रम पैदा करता है। वो आपको अपने रूट से दूर करने की कोशिश करता है और इस तरीके से अनकन्विक्शनल तरीके से आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है। अगर आप नियंत्रण रखेंगे, अब आपको जब पता चल चुका है कि देवगुरु बृहस्पति की माँ दृष्टि नहीं है, तो आप उस चीज़ पे अपने आप को थोड़ा नियंत्रण रख सकते हैं। नवा भाव जो है कुंडली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाव होता है, एथिकल हाउस होता है, और यहाँ पे माँ सरस्वती का भाव है। ये एक ऐसा ज्ञान का भाव है जहाँ पे विवेक, धर्म, इन सब चीज़ों को अधिक महत्वपूर्णता जो है वो दी जाती है। लेकिन अब राहु यहाँ पे बैठे हुए जो कि क्या करेगा, ज्ञान के प्रति या तो ऑब्सेशन आपके अंदर पैदा कर देगा। ये प्लेसमेंट है ना, कई बार बहुत अच्छी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु कैसे बैठे हुए हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु स्ट्रॉन्ग बैठे हैं तो यहीं पे आप हो सकता है फॉरेन एजुकेशन को पकड़ लें। हो सकता है कि किसी ना किसी नए कल्चर को आप सीखना चाहें और आप उसको सीख भी लें। हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए अगर आप प्रयास करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय निकल सकता है। लेकिन राहु यहाँ पे नए रास्ते ढूंढने की आपको क्षमता भी देगा, आपके अंदर एक एनर्जी भी लेकर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ यही प्लेसमेंट टीचर्स, मेंटोर, पैटर्नल फिगर्स, इन सब के लिए कुछ फ्रिक्शन बन के आ सकती है। जब व्यक्ति है ना अंधकार में अक्सर ज्ञान को ढूंढता है और गाइडेंस को इग्नोर करना शुरू कर देता है, तब धीरे धीरे ना उसके अंदर से एक अजीब डिससेटिस्फैक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ना एक उस तरीके की एनर्जी भी आपके अंदर आएगी, चाहे पैसा मिल जाएगा आपको, चाहे आपको सक्सेस मिल जाएगी, आप कुछ अचीवमेंट्स भी कर लेंगे जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं, वो भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मन आपका अशांत रहेगा और संतुष्टि की आपके अंदर कमी रहेगी, क्योंकि सफलता धर्म और विवेक के साथ रहती है, तब उस पर एक अलग तरीके का सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो यहाँ है नहीं और राहु अपने फॉर्म में अपने हिसाब से काम करेगा। नवम भाव ना एक्चुअली क्या होता है कि एक आपको जब यहाँ पे राहु बैठा होता है तो आपको एक अलग तरीके की शक्ति देता है। आपको है ना नवम भाव धर्म का होता है, तो राहु यहाँ पे बैठ के ना आपको धर्म के विरुद्ध भी कर सकता है। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा सोचने की रिक्वायरमेंट है। एक व्यक्ति को एक मंदिर के अंदर बैठा दिया जाए जिसको पूजा पाठ में कोई रुचि ही नहीं है, और जब तक तो आप उस पर नजर रखेंगे तब तक तो वो फिर भी आपको दिखा के कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन जब आपकी नजर हटेगी तो डेफिनेट बात है उसने तो कुछ करना नहीं है। तो राहु एक्चुअली वही हरकत यहाँ पे करने वाला है, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पुरानी जो चीजें हैं वो छूटेंगी और नई चीजें अपनाने में राहु जो है वो आपको पुश करेगा।
यहाँ पे है ना आपको अपने पिता, अपने गुरु, इन सब की जो हाई अथॉरिटी के लोग हैं उनके संग संबंधों को बहुत ज़्यादा सावधानी से बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पे इनफैक्ट जो इलीगल लीगल मैटर्स वगैरह भी है ना, अगर आप कहीं उस पर फंसे हुए हैं या कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो यहीं पे चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। यहाँ पे आपका है ना कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा हाई हो जाएगा, उस हाई कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने आप ही अपना कुछ नुकसान कर सकते हैं। इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप है ना यहाँ पे अपनी गलतियाँ छुपाएंगे, यहाँ पे आप झूठ भी बोलेंगे तो अनैतिकता, झूठ और इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो सकती है, उनसे आपको बचने की रिक्वायरमेंट है। और ये भी हो सकता है कि एक झूठ को बचाने के लिए आप दूसरा झूठ बोलें और कुछ ना कुछ प्लान्स करें, अपनी दिमाग को मैनिपुलेट करें और कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ जो है वो आपके साथ हो सकती है। इस तरीके की संभावना जो है सिचुएशन आपके सामने आसपास बन सकती है। इसलिए अपने जितने भी कानूनी मामले हैं, लीगल मैटर्स हैं, उनमें कहीं पे भी किसी भी तरीके की गलती या मिस्टेक मत करेगा, ये सोच के किसी के भ्रम में मत आइएगा। जो भी चीज़ें उनको ट्रांसपेरेंसी में रखेगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप राहु की दशा महादशा से गुजर रहे हैं तब आपको इस चीज़ का आभास ज़्यादा हो गई है। अगर आपकी कुंडली में राहु कमज़ोर है तब भी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अब ये समय है ना मेडिटेशन का भी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी है। आप है ना उस चीज़ पे अगर जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको बताऊं ये बहुत अच्छा टाइम है परिक्रमा करने का, जितना पॉसिबल हो मंदिरों की परिक्रमा करें। आप अपनी जितने भी आपके धार्मिक स्थान हैं उनकी परिक्रमा करें, शिवलिंग के जितने ज्योतिर्लिंग हैं उनका आप दर्शन करेंगे ना, तो इस टाइम आपका ज्ञान जो है वो पॉजिटिव तरफ जाएगा इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। और ध्यान रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपने अंदर अगर आप इस चीज़ को मान लेंगे कि कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, किसी बड़े की रिक्वायरमेंट है, किसी टीचर की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब कोई भी काम, कोई भी कार्य करने से पहले अपने बड़ों से परामर्श लेके उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। और इस समय अपने ईगो को बिल्कुल साइड में रखिएगा। दूसरों की गाइडेंस आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगी, अपने आप करा हुआ काम आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। राहु नवम भाव में कभी कभी ना आपको माइग्रेन इशू भी दे सकता है, आपके हेड में दिक्कत हो सकती है, स्टमक डाइजेशन का भी इशू आपकी कुंडली में हो सकता है। मतलब कि ये भी हो सकता है, इनफैक्ट राहु जब नवम भाव में आते हैं, अकेले आता है और वो अगर नेगेटिव बैठा हुआ है तो आप देखिएगा आपके वॉशरूम के टैप्स अपने आप ही, मतलब वॉशरूम से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आपके हो जाएगा। और अगर इस तरीके का इशू होता है तो जब तक आप उसको स्थगित कर सकते हैं तब तक स्थगित करिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसको सॉल्व करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। इनफैक्ट आप राहु को और ज़्यादा छेड़ेंगे और दिक्कत होगी। और यहाँ पे आपको ये भी क्लैरिटी हो जाएगी कि राहु आपको पॉजिटिव फल दे रहे हैं या नेगेटिव फल दे रहे हैं। अगर नेगेटिव देंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी। यहाँ पे ना आपको एक और छोटा सा काम करना है जो कि रेगुलर करना है, कि जितना आप धार्मिक स्थानों में जाएं, जितना ज्योतिर्लिंग तरफ जाएं, जितना आप शिवलिंग के मत्था टेकें, जितना आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, उतना ही ये राहु नवम भाव में बैठ के आपको फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, आपको एजुकेशन से रिलेटेड, आपको बाकी चीज़ें सीखने से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नहीं तो यहीं पे आपके संबंध जो हैं वो लोगों के साथ, अपने बड़ों के संग खराब हो सकते हैं। गुरु और टीचर की सेवा करें जितना पॉसिबल हो। और अगर आपके गुरु कुछ ऐसा आपको फील होता है कि वो आपको गलत बोल रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी शांति से उनकी बात को सुने, मनन करें और समझें कि उसके पीछे क्या गंभीरता है, और उसके बाद अपना मार्गदर्शक जो है उस चीज़ से बनाएं, नहीं तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है। और अगर कोई चीज़ है तो ट्रांसपेरेंसी रखें। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है आपको अपने बड़ों से, तो बेटर है बैठ के आप बात करेंगे, चीज़ें सुलझाएंगे तो हर चीज़ जो है वो सुलझ सकती है। आप देखिएगा कि अगले कुछ महीनों में आपको है ना हर अथॉरिटी को चैलेंज करने की सिचुएशन पैदा होगी। मतलब एक काइंड ऑफ कोई आपके घर में कोई परंपरा चल रही है, कोई बहुत लंबे कोई पूजा पाठ जो हमेशा चलती थी, आप हो सकता है उस पर भी सवाल उठाएं, हो सकता है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का। लेकिन ये याद रखिएगा कि हर नियम को तोड़ देना जो है ना वो एक तरीके से बुद्धिमानी नहीं होती है। तो किसी भी तरीके का जो रूल्स और रेगुलेशंस पीढ़ी दर पीढ़ी पीछे से चल रही है उसको बिल्कुल भी ब्रेक मत करिएगा और उसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। स्वतंत्र विचार अच्छे होते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी चीज़ें अपनानी चाहिए, लेकिन अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ना या भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
इस मंत्र को आप ये टाइम जो है बहुत अच्छी तरीके से अगर निभा लेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जो रेबेल करने का आपका एक बिहेवियर होएगा ना, उसको ज्ञान में कन्वर्ट करिएगा। जो ईगो आपके अंदर आएगी उसको लर्निंग में कन्वर्ट करिएगा। राहु यहाँ पे आपको ऊर्जा देगा, धर्म और ज्ञान की दिशा दिखाएगा अगर आप पॉजिटिवली राहु की एनर्जी को यूज़ करेंगे। उसके बाद राहु देव जब धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे, अब 9th भाव में, धनिष्ठा नक्षत्र में भी 9वें भाव में ही होंगे। 9वां भाव हायर एजुकेशन, विजडम, गुरु, स्पिरिचुअल नॉलेज का होता है। और यहाँ पे सामान्य रूप से राहु जो है वो धार्मिक परंपराओं को चैलेंज करता ही करता है। अब राहु यहाँ व्यक्ति को ट्रेडिशनल बिलीफ से बाहर निकालेगा। और मंगल का भी इफेक्ट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जो है ना वो सबसे ज़्यादा अपनी ऊर्जा को नेगेटिव वे में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, फेम, मास में कोई भी चीज़ को लेने की, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की ऊर्जा जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी। और उसमें आप अनैतिक काम जो है वो करेंगे कि किसी भी तरीके से मुझे ये मुकाम हासिल हो जाए, इस तरीके की आपके अंदर एनर्जी जो रहेगी। आप टारगेट बनाएंगे और उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो टारगेट बनाइए, उसको अचीव भी करने की कोशिश करिए, बट नैतिकता के थ्रू अगर करेंगे तो यही चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस पे जो इंक्रीज होगा उससे आपको दिक्कत हो सकती है, उस पर नियंत्रण आपको रखने की ज़रूरत है। आपको ना ऑर्डिनरी नॉलेज यहाँ पे नहीं लेनी है। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि राहु यहाँ पे है, यहाँ आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज, आपका विजडम आपको कुछ और ही तरफ लेके जा सकता है अगर आप उसका सही सदुपयोग करते हैं। तो आप अगर इन बातों को समझ जाते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं तो आप यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त पावरफुल स्पीकर बन सकते हैं। आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। इस दौरान आप देखिएगा कि आप बहुत बड़ी बड़ी किताबें भी पढ़ेंगे, आप दूसरे कल्चर्स को भी अपनाएंगे, नए सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको भी नई चीज़ें ज्वाइन करने का मन होगा। हायर एजुकेशन पे आप फोकस करेंगे, स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल नॉलेज भी आप हासिल करेंगे यहाँ पे। इनफैक्ट आपके दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने का आपका मन करेगा। आपको लगेगा कि चारों तरफ से मैं ज्ञान जो है वो बटोर लूँ, मैं कहीं से भी पीछे ना रह जाऊँ। बस इस तरीके से आप करिएगा। लेकिन फिर वही वाली बात मैं बोल रही हूँ कि इस ट्रांजिट में आप है ना पुराने बिलीव्स और लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए मत रहिएगा, उनको अपनाते हुए अपनी बाकी चीज़ों को उस पर ऐड ऑन करिएगा, उसको ख़त्म मत करिएगा। क्योंकि अगर आप उसके बीच उसको नज़रअंदाज करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। कुछ है ना आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच रोक रही थी, कोई चीज़ें हैं जो नेगेटिव करने से रोक रही थी, जो कि देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पे नज़र थी। राहु यहाँ पे आपको उस चीज़ को करने के लिए खूब ज़रा बढ़ावा देगा। इनफैक्ट आपको प्लेटफॉर्म भी देगा, आपको धकेलेगा भी, और आप फिर गलत काम जो है अपने आप करेंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की आपको रिक्वायरमेंट है। अगर यही चीज़ को आप पॉजिटिव वे में आप कन्वर्ट करेंगे ना तो आप ग्लोबली बहुत ज़्यादा एजुकेशन अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट उस ज्ञान को जो आप अर्जित करेंगे ना उसको आप लोगों तक बांट सकते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों को अर्जित करके पॉजिटिव चीज़ को आगे आप एक्सपैंड करेंगे, आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। टीचर्स, इन्फ्लुएंसर और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं अगर वो हैं और उनका जेमिनी राशि और जेमिनी असेंडेंट के हैं तो आपके लिए भी ये थोड़ा विचार करने का टाइम रहेगा। आपके अंदर है ना एक और एनर्जी आएगी, आपका मन करेगा आप एक बड़े स्पीकर बने, आप ऑरेटर बने, आप ज्ञान बांट सकते हैं, आप धर्म गुरु बन सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इस तरीके की सिचुएशन जो है आपके अंदर में पैदा होगी और इनफैक्ट आप कर पाएंगे। आप ज्ञान लेंगे और ज्ञान बांटेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे, बट उसी को पॉजिटिव तरीके से अगर आप नियंत्रण करते हुए चलेंगे तो यही टाइम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा। नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। खास तौर पे 30 जून 2026 के बाद आपको अपने इन भावनाओं को बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की ज़रूरत है। और देखिएगा अगर आप इसको नियंत्रण कर लेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो ये टाइम एक गोल ओरिएंटेड रिजल्ट
अपनाने वाला टाइम रहेगा। आपके फॉरेन कनेक्शंस बनेंगे, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आप कुछ इस तरीके का काम करते हैं। इनफैक्ट दूसरे कल्चर के लोगों के साथ आप मिल सकते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, बैचलर हैं, तो यहाँ पे आपकी शादी भी हो सकती है। शायद फॉरेन कंट्री से आप जुड़ के शादी करें, आपकी मैरिज हो जाए। कुछ इस तरीके का योग भी आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा बन रहा है। इनफैक्ट नेटवर्किंग तो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। धनिष्ठा नक्षत्र को हम सबसे ज़्यादा धनवान नक्षत्र बोलते हैं। यहाँ पे माना जाता है कि इस समय आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपका भाग्य आपके साथ मिलकर ही काम कर रहा है। आपको लगेगा कि आपका भाग्य तो बहुत ही हेल्प कर रहा है, आप जो चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल वैसा ही होगा, क्योंकि राहु हर चीज के लिए ऑब्सेस्ड कर देता है, लेकिन बस कंट्रोल में आपको अपने आप को रखना पड़ेगा। तो कंट्रोल में रखेंगे तो डेस्टिनी आपकी सही दिशा में जाएगी। अचानक मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज, ब्रिलियंट आइडियाज, अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी को एक नए डायरेक्शन में डेफिनेटली बदलने का पूरा आपको मौका देगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे नॉलेज और क्योंकि नॉलेज और विजडम का घर है, इसे दूसरों के आइडियाज का क्रेडिट मत लें। आप ये ना करें कि आप किसी के संग चीट करें और उनकी इंटेलिजेंस को आप अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से यूज करें। डिसऑनेस्टी बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन आपका भाग्य जो है उसको असर होगा, उससे आपको बचना पड़ेगा। और जितने भी जो स्कैमर्स हैं, जितने भी नेगेटिव लोग हैं, उन लोगों से दूरियां बना के रखेंगे, गुरुजनों के आश्रय में रहेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो फिर यही टाइम आपके लिए भ्रम पैदा नहीं करेगा, बल्कि आप दूसरों को नॉलेज देने वाले बनेंगे और आप लोगों को नॉलेज देंगे। आप अपने एथिक्स की बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखेंगे तो और अपने इंट्यूशन पे भरोसा करेंगे, तो यही नवम भाव में राहु जो है वो आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां आपने सोचा भी नहीं था। और एक चीज और है कि कोई भी काम करने के लिए आप ये मत सोचिएगा कि लोग क्या सोचेंगे। आप कोशिश करिएगा, हिम्मत करिएगा, मेहनत करिएगा, लेकिन अपने स्किल्स को आगे बढ़ाइएगा, ना कि किसी और के स्किल्स को लेके चीटिंग करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो चीजें आपके लिए बेनिफिट और फ्रूटफुल रहेंगी। राहु है ना, यहाँ पे आपको कोशिश करेगा आपको उस इंटेलिजेंस को देने के लिए कि आप अपने ज्ञान को दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, खूब सारे लोगों को ज्ञान दे सकें। आप नॉलेज पढ़ें, ग्रैब करें और उसको आगे आप बांट सके। इस तरीके के आपके अंदर वो क्वालिटी देगा, लेकिन वो ज्ञान आपका खुद का होना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, चीटिंग से बचिएगा, अनएथिकल चीज़ों से बचिएगा। तो यही आपका राहु का गोचर आपके लिए ये टाइम काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। और रिजल्ट में अगर देखा जाए तो हायर विजडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, टीचिंग, राइटिंग और कंटेंट राइटर्स वालों के लिए, जो क्रिएटिव फील्ड में है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रह सकता है। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपकी इंट्यूशन को पावर मिलेगी और आपका डेस्टिनी एक्टिवेट होगा। पाकिस्तान तो एक्टिवेट डेफिनेटली होगा। अब आपको उसी नॉलेज में फेम भी मिलेगा और अबंडेंस में फेम मिलेगा। तो नॉलेज की दुनिया तक पहुंचिए, भाग्य आपका खुद साथ देगा। तो दिस इज ऑल फॉर जेमिनी राशि एंड जेमिनी असेंडेंट। रेमेडीज के लिए आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशी के 720 मंत्र हैं उनको करिए और राहु के मंत्र का उच्चारण करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है राहु के मंत्र का, आप उसको यहाँ से भी सुन सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए इस चैनल से। धन्यवाद।